नमस्कार। इतिहास चर्चा के 37वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, हम लोग पुनर्जागरण पे बात कर रहे थे और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप के, इस पर बात की थी। आर्थिक जीवन समय अभाव के कारण मैंने छोड़ दिया था। चलिए ठीक है, वो छूट गया तो अभी इस एपिसोड में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब आर्थिक जीवन की जब मैं बात करूं तो 15वीं शताब्दी के पहले तक का यूरोप के आर्थिक जीवन का मूलाधार क्या था? कृषि। या दुनिया के ज्यादातर देशों में कृषि ही सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि पैदा करता था। फिर 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी आते आते तक थोड़ा सामाजिक मतलब कृषि से इतर कारीगरी या हस्तशिल्प का विकास होना शुरू हुआ। औजारों की जरूरत पड़ेगी, कृषि की बढ़ोतरी के लिए भी औजारों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कारीगर चाहिए। तो अब आर्थिक गतिविधियां कृषि और कारीगरी, शिल्पकारी उनमें बदल जाएंगी। तो शिल्पकारों के द्वारा होने वाला उत्पादन का जो पूरा तंत्र है, उसको जैसे जैसे वो विस्तार पाएगा तो उसकी सुरक्षा के लिए व्यापारी गिल्ड की स्थापनाएं होंगी। और ये गिल्ड बहुत समय तक यूरोप के आर्थिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और अपने अपने कारीगर जो इन गिल्ड्स के मेंबर हैं उनके लिए काम करते हैं। लेकिन बाद में चल के ये उतने प्रोग्रेसिव नहीं रह जाएंगे। जबकि उत्पादन के साधनों, जैसे जैसे विज्ञान, जब हम कह रहे हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति हो रही है सोच के स्तर पे भी और आविष्कारों के स्तर पे भी, तो नए नए उपकरण विकसित होंगे। और इन उपकरणों का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन को आसान बनाना, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कामों को आसान बनाना, उसको श्रम को कम करना। तो इस तरह से पहले कृषि के क्षेत्र में हम देखेंगे तो यंत्रों का प्रवेश होगा। बुआई के लिए यंत्र, गुड़ाई के लिए यंत्र, हल चलाने के लिए यंत्र। और जब कृषि के क्षेत्र में यंत्रों का महत्व बढ़ा तो कृषि क्षेत्र में श्रम करने वाले लोगों की जरूरत कम हुई, क्योंकि यंत्रों की मदद से कम व्यक्ति ही उतने काम को कर लेंगे। तो कृषि क्षेत्र में एक बड़ी जनसंख्या लगी हुई थी। अब जब मशीन आ गए कृषि क्षेत्र में तो ये इतनी जनसंख्या की जरूरत नहीं रही। तो ये जनसंख्या क्या करे? तो ये जनसंख्या शहरों की तरफ काम की तलाश में पलायन करेगी। शहरों में भी विज्ञान के चलते नए नए उपकरण बन चुके हैं और ये उपकरण उत्पादन के उपकरणों में, तो उद्योगों का धीरे धीरे विकास हुआ। तो सामंती समाज पुनर्जागरण और आधुनिक यूरोप में पुनर्जागरण के बाद जो आधुनिक यूरोप बन रहा है उसमें सामंती समाज टूट के बिखरेगा और पूंजीवादी समाज धीरे 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 काफी लंबे संघर्षों के बाद मुकम्मल शक्ल लेगा। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ेगी जो 18वीं शताब्दी में होगी, वैसे वैसे जो भौगोलिक खोजों के चलते जो उपनिवेश बने थे, उन ऐसे उपनिवेशों की जरूरत अब बढ़ते उत्पादन के लिए को खपाने के लिए बाजार के तौर पे चाहिए। तो उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ। उपनिवेशवाद के दौर में के बाद साम्राज्यवादी दौर शुरू हुआ। साम्राज्य लोग बनाएंगे, आर्थिक साम्राज्य। तो ये सब परिवर्तन आर्थिक जीवन में आएंगे, गतिविधियां बढ़ रही हैं और ये जो धनिक वर्ग पैदा होगा, सारी उत्पादन और से कृषि पे बोझ कम हो रहा है। बड़े जमींदार, अब जमींदार जो हैं कृषि की जोत बड़ी शक्ल लेते जाएंगे और विज्ञान की उपलब्धियों के चलते कम कृषि भूमि में ही उतना उत्पादन हो जाएगा जो जरूरत के से ज्यादा है, सरप्लस देने लगेगा। तो ये जो आदि पूंजी संचय का काम है वो जमींदारों के पास पूर्ण होगा।
और ये ज़िम्मेदार उस पूंजी का इस्तेमाल उद्योगों के शुरुआती दौर में करेंगे या व्यापारी लोग उद्योगों में पैसा लगाएंगे। तो औद्योगिकरण के बाद एक तरह से देखें तो पूंजीवाद, सामंतवाद, लगभग सामंतवाद की पराजय सुनिश्चित हो जाती है और पूंजीवाद आ जाता है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन घटित हुआ। तो कुल अगर अपनी बात जो हम अभी तक आपसे कर रहे हैं उसको अगर हम सम अप करें तो ऐसा है कि मैं बार बार शुरू से जब पुनर्जागरण पे बात शुरू की तो मैंने कहा बहुत बड़ा और कई शताब्दियों तक चलने वाली प्रक्रिया। इस दौरान पुराना यूरोप वही नहीं रहा जो था, क्योंकि जब देखा गया तो वो अपनी तमाम चीज़ों में एक नया यूरोप था और ये यूरोप आधुनिक यूरोप बना। तो ये और आप देखिए कि इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। ऐसा नहीं कि खुद से परिवर्तन होते रहे, खुद भी कुछ परिस्थितियां थी और कुछ लोगों ने, कितने लोगों ने जान दी अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए। जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस जिंदा जला दिया गया। पढ़े लिखे लोग चर्च में आस्था रखते थे, लेकिन कुछ तार्किक बात की तो चर्च ने कुछ जला दिया। तो सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने मध्यकाल से आधुनिक यूरोप बनने के बीच में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को लाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान दी, क्रांतियों में कितने। और इस तरह से जो पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन से क्रांति तक की यात्रा यूरोप ने पूरी की और उसी में वह मध्यकालीन यूरोप से आधुनिक यूरोप बना। हर मायने में आधुनिकता कोई वस्त्र नहीं है कि आप वस्त्र पहनने तो आधुनिक। आधुनिकता विचार, जीवन दृष्टि है, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पहले आप अगर कोई पढ़ा लिखा कौन होता था? जो चर्च में है, जिसको श्रम नहीं करना है, उसको खाने का साधन मिल जाएगा, पहनने का साधन मिल जाएगा, एक शांत जगह मिल जाएगी लिखने पढ़ने के लिए, एक ग्रंथालय मिल जाएगा जहाँ पुराना साहित्य होगा। ये सुविधा उसी को थी। या फिर राज दरबार, तो राजा के पास ये संसाधन तो हो सकते हैं लेकिन वो उसको पढ़ने में रुचि भी हो, ऐसा नहीं थी। तो जब वो लोग सृजन कर रहे हैं तो उस सृजन का आधार या उनका दिमागी बनावट क्या है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से चलता है। और हर लेखन में वो इसी बात को, चाहे वो इतिहास लिखें, चाहे साहित्य लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे कोई और तरीके से अपने को व्यक्त करें, उसमें मूल बात तो ये रहेगी ना कि ईश्वर की प्रधानता आपको दिखेगी। लेकिन बाद के दिनों में आप देखें तो ये प्रधानता ईश्वर की नहीं रह जाएगी, कार्य कारण संबंध आ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ विज्ञान में नहीं चलेगा, वो मानविकी के विषयों में भी चलने लगेगा। इतिहास में, साहित्य में बहुत सारे परिवर्तन है और चौतरफा जो है पुनर्जागरण का प्रभाव रहेगा। पुनर्जागरण ने एक तरह से पूरे यूरोप को बदल के रख दिया और पुनर्जागरण काल में पूंजीवाद, फिर पूंजीवाद के बाद राष्ट्रवाद और मानवतावाद, इन सब का जन्म होगा। और जो धर्म केंद्रित समाज था, थियोसेंट्रिक सोसाइटी, थियो शब्द जो THEO, थियो लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म। तो थियोसेंट्रिक जो सोसाइटी थी मध्ययुगीन, वो सोसाइटी अब ह्यूमन सेंट्रिक, मानव केंद्रित समाज बनाने की जद्दोजहद शुरू होगी। और वो जद्दोजहद, मानव समाज से बनाने की जद्दोजहद आगे चल के वो मनी सेंट्रिक सोसाइटी बन गई है। मानव केंद्रित समाज की बजाय धन केंद्रित समाज, आज का समाज अगर हम लोग बात करें तो इट्स अ मनी सेंट्रिक सोसाइटी। तो ये सब कुछ पुनर्जागरण के काल में हुआ और बहुत ही विशद प्रभाव पुनर्जागरण ने
डाला है। अगले अंकों में हम जिस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं वो है धर्म सुधार आंदोलन की, क्योंकि पुनर्जागरण के बाद जो यूरोपीय समाज को बदलने की या झकझोर के आधुनिक बनाने का जो दूसरा चरण था वो था धर्म सुधार आंदोलन। तो हम आगे इस पे बात करेंगे कि कैसे पुनर्जागरण ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार की, और उस पृष्ठभूमि का फायदा ये हुआ कि पुनर्जागरण के पहले जिन लोगों ने भी हल्की सी भी तार्किकता की बात की, जॉन वाइक्लिफ या जॉन हस जैसे लोगों ने, जिनको चर्च ने जिंदा जलवा दिया, जहर का प्याला पीने की बात की, अब वही पुनर्जागरण हो जाने से जॉन कॉलवे, जिंगली और लूथर को न सिर्फ विरोध पर धमकी तो मिलेगी, लेकिन जान नहीं देनी पड़ेगी, उनकी जान बच जाएगी। तो ये परिवर्तन आया और धर्म की महत्ता कम हो रही है समाज में। धर्म से लोहा लेने वाले लोग तैयार हो रहे हैं, तार्किकता के लिए वो मदद करने को तैयार हैं, खतरे उठाने को तैयार हैं। ये होगा तो फिर मैं एक सूत्र आपके सामने रखता हूँ कि कैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ता है: पुनर्जागरण, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट एंड रेवोल्यूशन। ये 4 चरणों से गुजर के यूरोप आधुनिक बना। धन्यवाद।